फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। और हम टेंस पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए कि हमने कंटिन्यू ग्रुप, परफेक्ट ग्रुप और परफेक्ट कंटिन्यू ग्रुप पढ़ते पढ़ते हमने लगभग 12 टेंस के अंदर से 9 टेंस तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ा। तो अब पीछे के 3 टेंस बाकी रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिफ्थ टेंस यानी कि 5वां टेंस पास्ट सिंपल टेंस और 9वां टेंस यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। तो ये बाकी रहे, इसको भी हम आगे के 1-2 वीडियोस में पूरा कर लेंगे। लेकिन इसके बाद टेंस यही ख़त्म नहीं होते, टेंस ही है जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस रही है, बहुत सारे क्वेश्चन मेकिंग रहे हैं और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है, जो मतलब इनको अलग से टॉपिक्स का नाम नहीं दे सकते, ठीक है, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है वगैरह वगैरह कुछ, ठीक है। तो उनको मैं टेंस के अंदर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, उनको मैं अलग से नहीं पढ़ाऊँगा। तो टेंस का टॉपिक थोड़े वो वाले भी छोटे छोटे टॉपिक्स उसके अंदर आ जाएंगे, तो हो सकता है टेंस का टॉपिक थोड़ा सा लंबा खींच जाए, ठीक है। पर मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे धैर्य से और आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे। अब आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हो और नोट्स बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब निश्चय रूप से आपके अंदर दृढ़ विश्वास है कि आप इंग्लिश सीखने ही है आपको इस बार, और ज़रूर सीखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलो हम आगे की पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैं फ्यूचर टेंस पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। 9वां टेंस, 9वां टेंस क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, या फ्यूचर इनडिफाइनाइट टेंस। ठीक है, तो चलो हम हर टेंस के अंदर 7 बिंदु लिखते हैं, 7 पॉइंट्स जो हर टेंस की बेसिक चीज़ इंफॉर्मेशन देता है। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं। पहली हमारा जो है बिंदु वो है पहचान, ठीक है। तो आपने टेंस की पहचान पढ़ते पढ़ते आपने देखा होगा कि अगर छठा टेंस है, ठीक है, 9वें टेंस के अतिरिक्त हमने फ्यूचर के सारे टेंस पढ़ लिए। अगर हम ये कहें कि वाक्य के अंत में गा गेगी है, सिर्फ यही कहे कि वाक्य के अंत में गा गेगी है, तो रहा होगा रही होगी रहे होगे, इसमें भी गा गेगी है। चुका होगा चुकी होंगी चुके होंगे, उसमें भी गा गेगी है। फिर वापस जो परफेक्ट कंटिन्यू है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, उसमें भी गा गेगी है, ठीक है। तो अगर हम पहचान के तौर पे सिर्फ इतना कहे कि वाक्य के अंत में गा गेगी है और वो 9वें टेंस का वाक्य यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, तो ये बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि 3 और पहचान है, उसके लास्ट में भी गा गेगी आ रहा है। तो उनकी पहचान में और इनकी पहचान में अंतर क्या है? इसकी पहचान सबसे खास ये है कि इसकी पहचान के अंत में जो गा गेगी है वो क्रिया के अंत में आएगा, और बाकी जो 3 टेंस है, ठीक है, 10वां 11वां और 12वां, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, उन टेंस के अंदर क्रिया अलग रहती है और गा गेगी लास्ट में रहता है। जैसे कि अगर मान लो, लेकिन इस टेंस के अंदर की जो पहचान होगी वो क्रिया होगी, उसके साथ गा गेगी जुड़ा होगा, ठीक है। अगर क्रिया है खाना, ठीक है, तो होगा खाएगा खाएगी खाएंगे, इसके पीछे जस्ट कीजिए, क्रिया के पीछे जुड़ेगा। और अगर मान लो क्रिया है दौड़ना, तो दौड़ेगा दौड़ेगी दौड़ेंगे, ठीक है। क्रिया है नाचना, तो क्रिया के पीछे लगेगा नाचेगा नाचेगी नाचेंगे, ठीक है। मान लो क्रिया है, ठीक है, क्रिया है जाना, तो जाएगा जाएगी जाएंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि है कि राम जयपुर जाएगा, तो क्रिया है जाना और इसके पीछे गा गेगी जुड़ेंगे, ठीक है, गा गेगी, तो जाएगा जाएगी जाएंगे शब्द बनेगा, ठीक है। तो ये वाक्य तो आ जाएगा 9वें टेंस के अंदर। लेकिन अगर दूसरे टेंस में, इसके जस्ट आगे वाला अगर हम 10वां टेंस देखें, राम जयपुर जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर 10वां टेंस देखे, 11वां टेंस देखे या 12वां टेंस देखे, जो क्रिया जो जाना है वो अलग है और बाकी की पहचान है वो अलग है। लेकिन इसके अंदर जो गा गेगी है वो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी पहचान बस यही है, अलग इसको अलग यही बनाती है पहचान इसकी, कि इसके अंदर जो गा गेगी है वो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है, और बाकी के इसके अगले वाले 3 टेस्ट 9वां 10वां और 10वां 11वां और 12वां
इसके अंदर सबसे लास्ट में रहता है, ठीक है, और क्रिया अलग रहती है। तो इसकी पहचान क्या होगी, क्रिया के बाद गागेगी, क्रिया के बाद गा गे और गी, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, एक होती है विल और एक होता है शैल, ठीक है। विल और शैल में अंतर क्या है, आई और वी इन दोनों के साथ तो शैल उपयोग होती है, और से जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के साथ विल उपयोग होती है, ठीक है। और वर्ब, तीसरा पॉइंट हमारा वर्ब, और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लेता है ये टेंस, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चीज और पढ़ लेते हैं। मतलब राम अपना होमवर्क पूरा करेगा, ठीक है। तो करना एक क्रिया है, क्रिया के साथ गागेगी आ रहा है, ठीक है। तो क्रिया के साथ, करना एक क्रिया है तो क्रिया के साथ जुड़ा है करेगा, करेगी, करेंगे, ठीक है, गागेगी। और तो चलो ठीक है, इसके अंदर चौथा पॉइंट एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, जो हर किसी के अंदर आता है, सब्जेक्ट, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस यही स्ट्रक्चर रहेगा हमेशा। तो इसके अंदर सब्जेक्ट है राम, क्रिया है करना, नहीं क्रिया है पूरा करना, ठीक है, सिर्फ करना क्रिया नहीं है, पूरा करना ये क्रिया है। और क्या पूरा करेगा, होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अपना ये पजेसिव नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो राम विल कंप्लीट, ठीक है, मैंने बताया था कि करना क्रिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करना नहीं है, यहाँ पे क्रिया है पूरा करना, ये पूरी वाला, ठीक है, ये क्रिया है। तो राम विल कंप्लीट हिज होमवर्क, ठीक है, राम अपना होमवर्क पूरा करेगा। पांचवा नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में इसका नेगेटिव नकारात्मक हिंदी में क्या बनेगा, राम अपना होमवर्क पूरा नहीं करेगा, ठीक है। और नेगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है, लिखना हो किसी को तो हिंदी में भी लिख लेना, सब्जेक्ट, और हमें पता है कि नेगेटिव कब बनता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए हुए तो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर नॉट का आएगा, यहाँ आएगा राम विल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ठीक है। अगर यहाँ पे राम की जगह नहीं हो के मैं आता, मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता, पजेसिव नाउन, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे आता माई, मैं अपना खुद का होमवर्क पूरा करूँगा, ठीक है। तो आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क, ठीक है, वहाँ पे राम था तो हीज आया। और छठा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब फिर लिखो सब्जेक्ट और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट तो है ही है, ठीक है। अब इसका लिखो तो विल राम कंप्लीट हिज, ठीक है। विल राम कंप्लीट हिज होमवर्क मतलब क्या, राम अपना
क्या राम अपना होमवर्क पूरा करेगा, ठीक है। और अब आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, 7वां पॉइंट। ठीक है, तो पहले वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाओ, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखो तो वाक्य इंटेरोगेटिव बन गया। नेगेटिव बनाना है तो नॉट भी लगा लो पीछे, तो नेगेटिव बन गया। फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है, और हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में, वो तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट पार्ट के बाद लगती है नॉट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम दोनों स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा, विल राम कंप्लीट, ओ सॉरी नकारात्मक भी है ना, विल राम नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ठीक है, कि क्या राम अपना होमवर्क पूरा नहीं करेगा, ठीक है। और अब ये हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका कॉन्ट्रास्ट फॉर्म लिखना होगा। विल नॉट का क्या होगा, वोंट, ठीक है, यानी कि वोंट राम कंप्लीट होमवर्क, ठीक है, कि क्या राम अपना होमवर्क पूरा नहीं करेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये लिख लो। इसके साथ कुछ चीज़ें और है इस टेंस में, वो हम थोड़ा ये आप बता लो, फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया। अब एक चीज़ इसके अंदर, इस नियम के अंदर एक अपवाद स्वरूप कह लो, या इस नियम का एक अलग, इस टेंस का एक अलग उपयोग भी होता है। मतलब कैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने का नियम है, ठीक है, ये कि आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी के सभी के साथ विल लगेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, या ऐसी बातें होती है कि अगर उस कंडीशन में सेंटेंस बन जाता है, ठीक है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने का जो तरीका है वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, आई और वी के साथ तो लगेगा विल और बाकी सभी के साथ लगेगा शैल, ठीक है। कुछ टाइप्स के ऐसे वाक्य होंगे तो उसमें ऐसा लगेगा, ठीक है। और क्या होते हैं वो वाक्य, वो हम चलो यार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप रूल लगा कर भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों में विल तथा शैल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग बदल जाता है। और बदलता कैसे है, ठीक है, वो हम देखेंगे। यानी कि आई और वी, इन दो सब्जेक्ट के साथ विल तथा रेस्ट ऑल, यानी कि शेष सभी के साथ शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऐसे 3 टाइप के वाक्य होते हैं जिसके अंदर ये नियम उलट जाता है बिल्कुल ही। आई और वी के साथ तो विल होगा और बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग होगा, ठीक है। कब, पहला, यदि
यदि हम किसी को धमकी दे रहे हैं, ठीक है, तो हम जैसे कि हम कह रहे हैं ना, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, या मैं तुम्हें मारूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है, आप धमकी दे रहे हो, ठीक है, डरा रहे हो किसी को, तो वहाँ पर आप मारूंगा मतलब भविष्यकाल की बात है, लेकिन वहाँ पर आप शैल का प्रयोग न करके, आई के और वी के साथ शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो यदि THREAT, थ्रेट यानी कि धमकी, ठीक है, धमकी देने वाले वाक्य, जैसे कि मैंने लिखा आई विल किल यू, ठीक है, यहाँ पे से वी विल बीट यू, ठीक है। इसका मतलब हम तुम्हें मारेंगे या मैं तुम्हें मारूंगा या हम तुम्हें पीटेंगे। तो ये क्या है, एक धमकी है। तो जब अगर किसी को धमकी दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसे वाले वाक्य होंगे, उसके साथ उल्टा यूज़ करना, ठीक है, फ्यूचर टेंस के लिए। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये कि यदि आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी को, ठीक है, किसी को वायदा कर रहे हो, या आप किसी चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चयित हो, ठीक है, मतलब आप डिटरमाइंड हो, ठीक है। डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। अगर किसी चीज़ को लेकर कोई बात कह रहे हो आप और उसमें आप दृढ़ निश्चयी हो, ठीक है, कि आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। किसी को वायदा कर रहे हो, ठीक है, वायदा कर रहे हो, जैसे किसी को कर रहे हो कि आई विल हेल्प यू, ठीक है, तो ये प्रॉमिस है, ठीक है, आई विल हेल्प यू, ठीक है। और एक और आपने सुना होगा, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं बेबी आई विल नेवर लीव यू, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वायदा होता है, और लगभग तो हर कोई करता है, ठीक है। तो आई विल नेवर लीव यू, ठीक है, क्योंकि आजकल वादे करने के पैसे तो लगते हैं नहीं, ठीक है, तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। तो किसी को अगर आप वादा कर रहे हो, ठीक है, या जैसे किसी को पैसे उधार देने का आप प्रॉमिस कर रहे हो, या आई विल गिव यू मनी, ठीक है, तो ये भी प्रॉमिस है आपका। तो अगर प्रॉमिस कर रहे हो तो आप आई के साथ विल लगा सकते हो। दूसरा, आप किसी चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चयी हो, ठीक है, यानी कि इस बार भले ही, मतलब जैसे कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, और आपने इस बार तो ठान ही लिया कि अब की बार तो मैं इंग्लिश पूरी पढ़ लूँगा यहाँ से, इस यूट्यूब चैनल से, और जितने भी नोट्स बनाने हैं बना लूँगा, जो भी होमवर्क देंगे वो सब करूँगा, जो भी प्रैक्टिस के लिए कहेंगे वो सब करूँगा, लेकिन इस बार तो इंग्लिश सीख के ही रहूँगा, ठीक है। अगर ये आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, और जिसके अंदर दृढ़ निश्चय होता है वो लोग हमेशा सफल होते ही हैं। तो कोई भी बात, अगर मान लो जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, और इस बार तो आपने डिसाइड कर लिया कि इस बार तो क्लास में टॉप करना है, ठीक है, तो ये आपका दृढ़ निश्चय है। इस बार तो मतलब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, तो वो दृढ़ निश्चय ही है, ठीक है। तो अगर दृढ़ निश्चय है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही डिटरमाइन हो, ठीक है, तो फिर आप अपने साथ, खुद के साथ विल उपयोग करोगे, ठीक है, यानी कि आई विल टॉप इन द क्लास, यानी कि मैं क्लास में टॉप करूँगा, ये आपका दृढ़ निश्चय है, ठीक है। आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, ठीक है, यानी कि आपने ये निश्चय कर लिया कि इस बार तो इंग्लिश सीखूंगा ही सीखूंगा, भले ही स्कूल में किसी ने सिखाई हो, ठीक है, या इंग्लिश में बहुत मतलब हमेशा से ही कमज़ोर रहे हो, फिर भी इस बार तो मैं सीखूंगा ही सीखूंगा। तो ये आपका दृढ़ निश्चय है, ठीक है, और दृढ़ निश्चय ही होता है जो व्यक्ति को सफलता दिलाता है। और अगर कहीं पर निषेध है, निषेध चीज़, यानी कि यहाँ पर कहते हैं ना, यहाँ पर सिगरेट निषेध है, धूम्रपान निषेध है, ठीक है, यहाँ पर पार्किंग निषेध है, ठीक है। तो निषेध, अगर कोई सी चीज़ प्रोहिबिशन है,
प्रोहिबिशन यानी कि निषेध, एक क्रिया होती है प्रोहिबिट यानी कि निषेध करना, मना करना, रोकना, तो इसी से बना है प्रोहिबिशन। ठीक है, तो निषेध या प्रोहिबिशन, जैसे कि मान लो कि यह है कि हाँ, जैसे कि एक वाक्य है कि हिंदी में लिख लेता हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा, कि धूम्रपान करने वालों को दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाक्य पैसिव में ही बनेगा, एक्टिव में नहीं बनेगा। ये बात आपको अभी बताई है। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि ये वाक्य हम एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते, इस वाक्य को पैसिव वॉइस में ही बनाना पड़ेगा। और ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, ये पूरा हम पैसिव वॉइस में डिटेल से बनेंगे। ठीक है, तो धूम्रपान करने वाले क्या होते हैं, रेस्ट ऑल में आते हैं, तो इनके साथ क्या उपयोग होगा, शैल। ठीक है, तो किया जाएगा, तो नंबर टेंस है और नंबर टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम 10वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब उपयोग में लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, स्मोकर्स यानी कि धूम्रपान करने वाले, स्मोकर्स विल बी पनिश्ड। ठीक है, तो स्मोकर्स के साथ विल बी आ गया। ठीक है, विल हो या विल बी हो, वो तो सिर्फ वाक्य को चेंज किया है ना पैसिव वॉइस में। ठीक है, वाक्य नंबर टेंस का ही है लेकिन उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, इसलिए 10वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब उपयोग की में ली है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं कि किन परिस्थितियों में, देखो जनरल जो मतलब मॉडर्न इंग्लिश है, आधुनिक इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, यानी कि स्पीकिंग वाली इंग्लिश, जो आज के टाइम में लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और जो ग्रामर हमेशा से थी, ठीक है, इंग्लिश हमेशा से ग्रामर से ही बनती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश की कोई मतलब सिर पैर नहीं होता, मतलब कि कहीं पर तो कुछ बोल रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कोई नियम कायदे कानून है नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश पूरी तरह नियमों से चलती है, कहीं पर भी ग्रामेटिकल एरर होता है तो वो गलत माना जाता है। ठीक है, आप बोल रहे हो तो गलती कर रहे हो, लेकिन जब आप लिखते हो तो इंग्लिश के अंदर हमेशा वो ग्रामेटिकली सही ही लिखी जाती है। इंग्लिश में प्रत्येक वाक्य नियम से बनता है और इंग्लिश पूरी नियम के आधार पर चलती है, किसी भी चीज़ का कोई उल्लंघन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हिंदी में सेंटेंस फॉर्मेशन आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कर सकते हो, लेकिन नियमों को उल्लंघन करके नहीं कर सकते। तो इंग्लिश बहुत ही व्यवस्थित और दुनिया की सबसे सरल भाषा है। कि यहाँ पर कैसा है कि मतलब आपको एक वर्ड नहीं आता, ठीक है, तो आप उसकी जगह इतने कई सारे वर्ड्स होंगे जो आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में मतलब कैसा है कि आप टूटी फूटी भी बोल देते हो तो सामने वाले को समझ में आ जाता है। ठीक है, आपको जैसे कि तमिल नहीं आती है, ठीक है, लेकिन आप तमिल सीखने जाओगे तो वहाँ पर ऐसे अगर टूटी फूटी बोलोगे तो सही नहीं जमेगा। ठीक है, हो सकता है आप सामने वाले को बात समझा भी नहीं पाओ, लेकिन इंग्लिश आप टूटी फूटी भी बोलोगे ना तो सामने वाला बात समझ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो तमिल बोल रहा है कोई व्यक्ति तो आपको तमिल नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कोई इंग्लिश बोल रहा है और थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी हुई है, मान लो 10 ही पढ़ लिए, इतने ही सही और पढ़ लिए, ठीक है, तो आपका वो अर्थ निकाल लोगे कि हाँ वो क्या बोल रहा है। तो इंग्लिश दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। क्यों है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे सरल भाषा है। अब दुविधा ये है कि हमें इंग्लिश पढ़ाई नहीं गई और पढ़ाई नहीं गई इसलिए हमें लगती है भारी, क्योंकि हर चीज़ समझ में तभी आती है जब उसका कंसेप्ट, उसका बेसिक बताया जाए। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाए, लेकिन हमें किसी ने बेसिक कंसेप्ट वगैरह सिखाया नहीं, इसलिए हमारा इंग्लिश में हमेशा से एक डर बना रहा। और यही डर था जो हमें इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित ही नहीं किया। आप इंग्लिश सीख रहे हो तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर से डर निकालना होगा। ठीक है, और डर कब निकलता है? जब हम कोई सही से समझाए तब तो हमें चीज़ वो समझ में आ जाती है। ठीक है, वरना हम यही चीज़ समझते कि ये चीज़ भारी है, ठीक है, ये हार्ड है, ये कभी समझ में नहीं आएगी। खुद मेरा ये हाल थी कि इंग्लिश में मुझे पढ़ना तक नहीं आता था। मतलब जब मैं वाक्य बोलता था, ठीक है, 12वीं तक या कॉलेज तक मेरा यही हाल था कि मैं अगर वाक्य बोलता था तो बस अगर वाक्य वर्तमान काल में है तो आई एम, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि वाक्य भूतकाल में था तो आई वॉज, और फ्यूचर का वाक्य होता तो आई विल। इसके अलावा मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता था, ना वर्ब का ध्यान था ना कुछ था। ठीक है, लेकिन मैंने भी तो सीखी,
और वही तरीका जो मुझे जिस तरीके से पढ़ाया गया है उस तरीके से, मैं इंग्लिश में इतना मतलब डम स्टूडेंट था कि इंग्लिश से हर बार वार्षिक परीक्षा हो अर्धवार्षिक परीक्षा हो हमेशा इंग्लिश से इतना डरता था कि मतलब कि पास हो जाओ तो बहुत है, कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो और सबके भी यही हालात थे, मेरे साथ पढ़ने वाले सबके, क्योंकि किसी को इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई, किसी को आती थी नहीं। जो लोग बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते थे तो उनको ग्रामर वगैरह आ जाती थी तो वो इतना डरते नहीं थे। बाकी हम तो, मैं तो जब तक पढ़ा हूँ स्कूल में, ठीक है, या कॉलेज तक, तब तक इंग्लिश से डरता ही रहा हूँ। जब तक मुझे ये सही तरीके से, इस तरीके से अगर किसी ने समझाया होता तो इतनी नौबत ही नहीं आती, आज कहीं और ही होते। ठीक है, तो चलो आपको तो समझा रहा हूँ, आप तो समझ जाओ, मैं साइड में हो जाता हूँ। आप ये नियम ध्यान रखना कि किन 3 तरह के वाक्य, एक तो किसी को धमकी दे रहे हो, तब एक किसी को प्रॉमिस कर रहे हो या आप किसी चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चय हो, ठीक है, तब, और एक कोई चीज़ का निषेध करने के लिए वाले वाक्य बोल रहे हो, तब नियमों को उलट दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को उलट दिया जाता है। ठीक है, आजकल क्या होता है कि जब स्पीकिंग के अंदर लगभग हर सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग होता है, आई विल, आई और वी विल। क्यों? क्योंकि विल का प्रयोग दृढ़ निश्चय के लिए होता है, ये फिक्स। इस वजह से, इस शब्द की वजह से नियम ये कहता है कि आप किसी चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चय तो अपने साथ विल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन आजकल तो हर कोई, मतलब पहले कैसे होता था लोग, आजकल लोग जिद्दी स्वभाव के हो गए। ठीक है, कि मतलब कोई कहता है कि मुझे फ़ोन खरीदना है, ठीक है, तो पहले लोग सब ज़्यादा से समझ जाते थे, लेकिन आज तो नहीं, मुझे खरीदना ही है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि लगभग आजकल हर व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया है और हर चीज़ को लेकर वो दृढ़ नीचे रहता है, बस करना है तो करना ही है। ठीक है, तो लोगों के मतलब पहले थी कि कर लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों का स्वभाव ऐसे ही है कि वो कहते हैं कि बस नहीं, करना है तो करना ही है, इसलिए वो हर वाक्य के साथ आई विल उपयोग करते हैं। ठीक है, ये दर्शाने के लिए कि नहीं, मैं इस चीज़ को करूँगा। तो स्पीकिंग के अंदर लगभग विल का ही उपयोग होता है, शैल कहीं देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन नियम यही है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। ठीक, और एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था, और उस पॉइंट का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि यदि 2 कार्य, एक वाक्य लिखा गया, उस वाक्य के अंदर 2 कार्य लिखे गए हैं, ठीक है, 2 एक्शन, 2 इंसिडेंट लिखे गए हैं और दोनों भविष्य काल में लिखे गए, हिंदी में। ठीक है, हिंदी में दोनों भविष्य काल में लिखे गए हैं। ठीक है, तो जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने बताया था कि एक वाक्य जो स्वतंत्र होगा उसको तो भविष्य काल में ही रखा जाएगा, और जिस वाक्य के साथ कुछ न कुछ शर्त दी हुई होगी, ठीक है, तो उस वाक्य को प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, और प्रेजेंट टेंस में 99% सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इस नियम को एक बार थोड़ा सही से अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, रूल करके आप लिख सकते हो, यदि किसी वाक्य में 2 कार्यों या 2 घटनाओं का भविष्य में घटित होना दर्शाया गया हो तो उसमें से एक कार्य या घटना को फ्यूचर टेंस में तथा दूसरे कार्य या घटना को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, और कैसे लिखा जाएगा, देखो, यदि वाक्य के शुरुआत में when
बाय द टाइम, ये दो तो हमने पढ़े हुए हैं। इफ, until, unless, before, after, ठीक है। और as soon as, no sooner, I, तो उस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक वाक्य तो फ्री होता ही है, दूसरा वाक्य होता है उसके अंदर ये वाले शब्द होंगे, when यानी जब, by the time यानी जब तक, if यानी यदि, until यानी जब तक, और unless यानी जब तक नहीं, before यानी पहले, after यानी बाद में, as soon as का मतलब होता है जो ही या जैसे ही। ठीक है, no sooner यानी कि ही न था कि। ठीक है, आए तो उस वाक्य को, ये जो है नो सुंदर और as soon as, इसके लिए मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा टेंस के जस्ट बाद, तो पहले ही यही वाला पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसको डिटेल में देख लीजिए। ऐसे अगर शब्द आ जाए किसी वाक्य के आगे तो उससे जुड़ा हुआ वाक्य होगा। ये मान लो पूरा वाक्य, ये एक वाक्य है पूरा, लेकिन इन सब की शुरुआत इन शब्दों से हो रही है। ठीक है, तो वो वाला वाक्य और ये वाला वाक्य, ये दोनों वाक्य एक ही वाक्य के अंदर दो घटनाएं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वाला तो भविष्य काल में लिखा जाएगा, फ्यूचर में, और ये वाला वाक्य जिसके अंदर, जिसके आगे ये शब्द होंगे, ठीक है, ये लिखा जाएगा पहले टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, ये इतनी सी बात है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ, नहीं तो फालतू में 10-15 मिनट चले जाएंगे। तब तक के लिए आप इतना उतार लीजिए। आज लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी आपको रूल लिखाया उस पर बेस्ड। ठीक है, व्हेन आई शैल गो देयर आई शैल रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, इसको पढ़ने से आपको हिंदी में थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। व्हेन आई शैल गो देयर, जब मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल रीड दैट न्यूज़पेपर, तो मैं यह अखबार पढ़ूँगा, और नो एरर यानी कि कोई भी एरर नहीं है। तो आपको देखना है कि इस वाक्य के अंदर ये जो स्लैश किया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इन तीनों पार्ट में से कौन सा पार्ट के अंदर एरर है, अगर उस नियम को फॉलो करें जो मैंने भी आपको लिखवाया। ठीक है, ये इंग्लिश के ग्रामर के अनुसार ये वाक्य सही है कि नहीं। ठीक है, या फिर आई विल वेट यू अनटिल यू विल कम। ठीक है, या फिर नो एरर। तो आप देखो कि इंग्लिश के इस पूरे वाक्य के अंदर किस पार्ट के अंदर एरर है, और अगर एरर नहीं है तो फिर ये बताओ। ठीक है, यू विल कंप्लीट द वर्क बिफोर ही विल रिटर्न, और नो एरर। इसका अर्थ आपको पता चल गया होगा कि तुम इस काम को पूरा करोगे इससे पहले कि वो रिटर्न हो, यानी कि वापस रिटर्न आए। ठीक है, और इसके अंदर अगर कोई एरर नहीं हो तो ये। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट, ये है सी पार्ट, और ये है डी पार्ट। ठीक है, ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट, ये है सी पार्ट, और ये है डी पार्ट। ठीक है, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, और ये डी पार्ट। ठीक है, परीक्षा में भी ऐसे ही आता है कि बताओ कौन से पार्ट के अंदर एरर है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कॉमन एरर या एरर स्पॉटिंग। ठीक है, एज सुन एज अजय विल इंडिकेट यू, यू विल स्टार्ट द कार, नो एरर। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ मैं बता देता हूँ कि जैसे ही या ज्यों ही अजय तुम्हें इशारा करेगा, इंडिकेट करेगा, तुम कार को स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से पार्ट के अंदर एरर है और क्यों है वो आप मुझे बताओ। ठीक है, और एक बार आपने, ठीक है, और फिर एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने जब अंदाज़ा लगाया तो आपको कौन से पार्ट के अंदर एरर दिखी। ठीक है, या फिर कौन से टेंस के अंदर ऑप्शन डी था, इस चारों में से किसके अंदर डी था, मतलब
वाक्य में कोई एरर नहीं थी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप सबको बताना है, एक बार बताओ तो सही, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे समझाए हुए नियम आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ और आप इसको रफ में लिखो, ठीक है, और कमेंट में बताओ, ठीक है। कमेंट में पॉज करके ही आप कमेंट कर देना तुरंत ही, नहीं तो फिर बाद में आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आप देखो कि आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि कौन से के अंदर एरर है। हमने जो नियम पढ़े थे कि ये शब्द अगर किसी वाक्य के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। अब ये पूरा वाक्य, इसके अंदर दो कार्य है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो किस वाक्य को फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा और किस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। तो हमने नियम बताया था कि जिनके साथ वो जो शब्द थे, ठीक है, इफ़ था, व्हेन था, अनलेस था, अनटिल था, बिफोर था, आफ्टर था, एज सून एज था, नो सूनर था, और तो क्या था, इतने ही थे, ठीक है। और बाय द टाइम था, ठीक है। तो वो वाले आ जाए तो जिस इससे जुड़ा हुआ जो सही वाक्य होगा, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाला वाक्य इसके साथ ये वाला वाक्य जुड़ा है, तो ये किसके अंदर लिखा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। व्हेन आई विल वेट यू अनटिल यू विल कम, तो अनटिल शब्द है, इसके साथ जुड़ा हुआ वाक्य कौन सा है, ये गलत लिखा हुआ है। ये किसके टेंस के अंदर आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आएगा। यू विल कंप्लीट द होमवर्क बिफोर ही विल रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ बिफोर शब्द भी मैंने लिखवाया था, तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये वाला वाक्य है, तो ये वाला फ्यूचर मैंने लिखकर इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। एज सुन एज अजय विल इंडिकेट यू यू विल स्टार्ट द कार, ठीक है। तो मैंने एज सुन एज शब्द लिखाया था, तो इसके साथ जुड़ा हुआ वाक्य ये है, ठीक है। तो सही क्या होगा वो मैं आपको लिखा देता हूँ, फिर आप बताना कि कौन से पार्ट के अंदर शब्द एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, या वो आता है या नहीं आता है, या उसकी जगह क्या आता है, आप मुझे बताना, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा सही, व्हेन आई गो देयर आई शैल रीड दैट न्यूज़पेपर, ठीक है। हिंदी में बोलोगे तो दोनों के अंदर भविष्यकाल ही बोलोगे, ठीक है, कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर ये न्यूज़पेपर पढ़ूँगा। लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त आपको ये नियम फॉलो करना है, इसका भी अर्थ हिंदी वाला ही निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाता हूँ तो न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, नहीं, इसका अर्थ भी वही निकलेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, ठीक है। इसका सही क्या होगा, आई विल वेट यू अनटिल, ये पहले टेंस के अंदर आएगा तो क्या होगा, अनटिल यू कम, ठीक है। मैं पहला टेंस भी पढ़ा लूँगा, सिंपल ही है। उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके पीछे एस या ई एस जुड़ता है और ऑब्जेक्ट होता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और यू विल कंप्लीट द वर्क बिफोर ही विल रिटर्न, ठीक है। तो इसका तो ये तो सही पार्ट है, यू विल कंप्लीट द वर्क बिफोर ही विल रिटर्न, नहीं होके ही रिटर्न्स, ठीक है, ऐसा आएगा इसके पीछे। और एज सुन एज अजय विल इंडिकेट यू यू विल स्टार्ट द कार, तो एज सुन एज के साथ जुड़ा हुआ ये वाला वाक्य सिंपल टेंस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सॉरी, ठीक है, सिंपल टेंस में नहीं। एज सुन एज अजय विल इंडिकेट्स, या ऐसा आएगा क्योंकि अजय एक वचन है, इंडिकेट्स यू कॉमा यू विल स्टार्ट द कार, ठीक है। यानी कि जैसे ही अजय तुम्हें इशारा करे तो तुम कार को स्टार्ट करोगे, ठीक है, करेगा तो तुम कार को स्टार्ट करोगे। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, और मेरा अगर काम मानो तो स्क्रीनशॉट वगैरह में मत पढ़िए, साथ ही साथ लिखिए, ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो की लेंथ नहीं तो फिर लंबी हो जाएगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कौन से पार्ट में एरर है, वो आप लिखकर बताना और एक्सप्लेन भी करना कि क्यों है।
और अगर वो नहीं आएगा तो क्या आएगा, और उसकी जगह क्या आएगा, वो आपने पहले से जो सोच के रखा था और अपने आपने मेरे बताने से पहले जो लिखा था वो एक बार आप बताना, ठीक है। तो थैंक यू आप मेरे से जुड़े रहने के लिए, पढ़ने के लिए इतना कुछ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। मतलब कि अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आप लाइक तो कर ही सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फॉर्मेलिटी है, कर देता हूँ मैं, क्योंकि जो करने वाले हैं बालक जो हेल्पफुल है वो दूसरों की हेल्प ज़रूर करेंगे कि नहीं भाई तू भी पढ़ ले, अच्छा पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। और अगर ऐसा सोचोगे कि नहीं मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों इसको करूँ, ठीक है, क्या पता वो सीख जाएगा, तो ऐसा मत रखो। ये क्या है, सरस्वती माँ का खजाना है, सरस्वती माँ ने मेरे दिमाग में दिया, ठीक है, विश्वास रख कर कि नहीं ये इसको और फैलाएगा, और अगर मैं नहीं फैलाऊंगा तो मैं उनका विश्वास तोड़ रहा हूँ। तो आपको भी क्या करना है कि आपके पास आया तो आप दूसरों तक शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए अगेन। ओके देन, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम।